सुमित्रा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसके पति की मौत हो गई थी। वो लोगों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करने लगी थी। मेम साहब की बड़बड़ाहट सुनकर अचानक उसने बिना सोचे समझे नन्ही दीप्ति को तड़ातड़ चाटे मार दिए। आज पहली बार उसने इतनी जोर से दीप्ति पर हाथ उठा दिया था। उसका रोना सुन उसका कलेजा फटने लगा। उसकी अपनी बेबसी। अरे, इसको लेकर कहाँ आ रही हो? काम करने आई हो या इसे खिलाने? अनामिका ने सावित्री की गोद में लड़की को देखकर बहुत ही गुस्से में कहा। क्या करती मेम साहब, आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। सावित्री ने सिर झुकाकर मिमियाते हुए कहा। ठीक है सावित्री, ले तो आई हो इसको यहाँ पर, लेकिन इसे अंदर लेकर मत आना। यहीं बरामदे में बिठा दो, खेलती रहेगी। इतना कहकर अनामिका लूसी को गोद में लेकर बाल काढ़ने लगी तथा सावित्री जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लग गई। अनामिका मेम साहब हमेशा अपने डॉग को गोद में बिठाकर बाल काटती थी, इसीलिए सावित्री को बेहद गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके बाल इधर उधर छितर जाने के कारण सावित्री को झाड़ू पोछा लगाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके गुस्से, उसकी परेशानी से किसी को क्या ही मतलब। उसे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए काम तो करना ही था। ये तो कुत्ते के बाल ही हैं, लेकिन जब उसे मांस मच्छी वाले प्लेटें साफ करनी पड़ती हैं, सावित्री पहले कभी नॉनवेज वाले बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाती थी, और अब आज देखो उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। जब भी वो उफ तक नहीं कर पाती है। जब जिंदगी जीनी है तो हर बात सहने की आदत पड़ ही जाती है। वरना जब एक स्कूल के अध्यापक शशिकांत से उसका विवाह हुआ था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसे घर घर काम करना पड़ेगा। वक्त की मार से कौन भला बच पाया है यहाँ। इंसान सोचता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। अभी वो और शशिकांत भविष्य के स्वप्न बुन ही रहे थे कि एक छोटे से पल ने उनकी सारी खुशियां ही छीन ली थी। उस दिन वे खा पी कर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक आए भूकंप में उनका सब कुछ तबाह हो गया। उनको जब तक समझ में आया तब तक उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। शशिकांत के ऊपर छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर गिरा था। वे तत्काल इस बेरहम दुनिया को छोड़कर चले गए तथा वो सारे दर्द, गम, मान अपमान सहने के लिए बची रह गई थी। इस भीषण भूकंप में न केवल उसका बल्कि उसके सास ससुर और माँ पिताजी के घर भी तबाह कर दिए थे। उस समय जहाँ कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में संलग्न थीं, वहीं कुछ अराजक तत्व अपनी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दर दर के भिखारी बने लोगों को लूटने में उनको जरा भी दया या संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था। इंसान के इस नए रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित थी। पता नहीं कभी कभी इंसान ना रहकर हैवान क्यों बन जाता है। उस हादसे की खबर पाकर उसकी एकमात्र ननद सोनम उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। वो करती भी तो क्या करती, आखिर उसके साथ चली आई। सरकार ने कुछ सहायता की थी, लेकिन वो कितने दिन चलती। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो ग्रेजुएट थी, लेकिन उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट उस खंडहर का एक अंग बन गई थी। मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बिना काम मिलना आसान नहीं था, किंतु प्रयास जारी था। वो जीवन की भयानक त्रासदी से उबरने का प्रयत्न कर रही थी कि एक दिन लगा कि उसकी कोख में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ऐसा है जो उसे सुकून पहुंचा रहा है। सोनम उसे डॉक्टर के पास ले गई, तब पता चला कि दूसरा महीना चल रहा है। शशिकांत और उसके प्रेम की निशानी उसकी कोख में पल रही थी। वो माँ बनने वाली थी। उस समय उसे महसूस हुआ था, किसी ने सच ही कहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई नया रास्ता निकल ही आता है, जो इंसान को जीने की प्रेरणा देता रहता है। शायद इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, जीवन बिना थके बिना रुके चलता रहता है। इंसान की जिजीविषा कभी उसे मरने नहीं देती। एक नया प्राणी उसके थके रुके जीवन में संजीवनी बनकर आया था। वो जीवन को उसके सहारे नया आयाम देगी।
उसकी उंगली पकड़कर जीवन के बाकी दिन काटेगी। उस कठिन समय में सोनम ने उसकी बेहद मदद की थी, जबकि उसकी भी माली हालत विशेष अच्छी नहीं थी। जो दुख में काम आए वही सबसे अच्छा मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी है। ऐसी हालत में सोनम ने उसे कहीं भी काम करने से मना कर दिया था। बच्ची के 1 वर्ष का होने पर उसने स्वयं काम करने की इच्छा जाहिर की, तो इस बार सोनम मना नहीं कर पाई। एक दिन उसके नंदोई विशाल ने कहा कि उसके बड़े साहब को एक घर में काम करने वाली स्त्री चाहिए। वे 2 ही लोग हैं, खाना कपड़े के अलावा वेतन भी अच्छा देंगे तथा रहने के लिए भी कमरा देंगे। उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसे काम चाहिए था जिससे कि वो स्वयं अपना तथा अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, आत्मनिर्भर बनकर वो आत्मसम्मान से जी सके। तब उसने सोचा था कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परिश्रम और ईमानदारी ही प्रत्येक काम की सफलता का मूल मंत्र है। 3 वर्ष तक उसने वर्मा साहब के घर काम किया। उसकी व्यथा कथा सुनकर उन्हें उसके साथ हमदर्दी भी हो गई थी। उन्होंने उसके साथ नौकर जैसा नहीं, बल्कि घर के सदस्य जैसा ही व्यवहार किया था। उसने भी सदा मेहनत और ईमानदारी से काम करने की चेष्टा की। उसके नम्र स्वभाव तथा कार्य के प्रति समर्पण देखकर साहब ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत एक घर बुक करा दिया था। वेतन से उसकी किस्तें भरने लगी। अपना घर होने के एहसास ने उसके तन मन में स्फूर्ति भर दी थी, किंतु उनके स्थानांतरण ने फिर काम की समस्या पैदा कर दी थी। वर्मा साहब ने जाने से पूर्व प्रयत्न करके उसे उसके घर का कब्जा दिलवा दिया था, जिसके कारण वो बेघर होने से बच गई थी। इसके साथ ही मेम साहब ने जाते जाते उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनामिका के घर काम पर रखवा दिया था। वो उनकी दोस्त अवश्य थी, किंतु उनके स्वभाव के एकदम विपरीत थी। उसके काम पर आने में जरा सी भी देर होने पर वो उसे ऐसे डांटने लगती कि जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। पेट पालने के लिए एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इन बड़े लोगों को क्या पता। संतोष था तो बस इतना ही कि इस काम के मिल जाने के कारण वो एकाएक बेकार होने से बच गई थी, किंतु फिर भी मकान की किस्तें चुकाने तथा बढ़ती बच्ची के बढ़ते खर्च के लिए इस घर के अलावा 2 घर में और काम करना पड़ रहा था। उसकी पड़ोसन आजी बाई उसकी व्यथा सुनकर दीप्ति को अपने पास रखने को तैयार हो गईं। वो हमदर्द होने के साथ उसकी माँ तथा सास का भी कर्तव्य निभा रही थी। आज उनकी अपनी बहन की बेटी के विवाह में जाने के कारण उसे दीप्ति को काम पर लेकर आना पड़ा। उसके साथ दीप्ति को देखकर मेम साहब का चेहरा ऐसे तन गया कि जैसे उन्होंने किसी बच्चे को नहीं, बल्कि खूंखार जानवर को देख लिया हो। अरे कहाँ मर गई? तुम लोग ना स्वयं साफ रहते हो और ना ही बच्चे को साफ रखते हो। नाक बह रही है, तुमने इसे नाक साफ करना भी नहीं सिखाया। अपने गंदे हाथ लगाकर इसने मेरी लूसी को गंदा कर दिया। अब मुझे उसे फिर से नहलाना पड़ेगा। नाक मुंह सिकोड़कर उन्होंने लूसी को उठाते हुए कहा था। मेम साहब की बड़बड़ाहट सुनकर अचानक उसने बिना सोचे समझे नन्ही दीप्ति को तड़ातड़ चाटे मार दिए। अप्रत्याशित मार से घबराकर वो मासूम रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका कलेजा फटने लगा। ये मार उसकी गलती का नतीजा है या उसकी अपनी बेबसी का? ये सोचकर उसे चुप कराने ही जा रही थी कि मेम साहब का क्रोध भरा स्वर फिर गूंजा। अब मार कर उसे मत रुलाओ, रुलाओगी फिर चुप कराने बैठ जाओगी। देर से आने के कारण सारा काम बाकी पड़ा है। हाथ भी ऐसे चलते हैं जैसे शरीर में जान ही ना हो। अब कल से इसे बरामदे के बाहर बिठाकर काम करना। अब चुप भी कर, कहा था चुपचाप बैठी रहना, पर तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। रोती बच्ची को और डांट कर सावित्री काम करने पर लग गई थी। दोबारा डांट खाकर सहमी दीप्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। वो तो कुत्ते के साथ खेल ही रही थी। काम करते हुए सावित्री का मन दीप्ति को बेवजह मारने के कारण रोने को हो रहा था। उसे पता था कि इसमें दीप्ति की कोई गलती नहीं है। लूसी ही चुपचाप बैठी दीप्ति के पास चली गई थी
तथा उसके साथ खेलने लगी थी। यदि दीप्ति ने उसे छू दिया तो लूसी गंदी हो गई क्या? कुत्ते की इन्हें इतनी परवाह है, लेकिन इंसानी जान की परवाह नहीं है। कुत्ते को तो ढेरों बिस्किट खिला देंगी, किंतु घंटे भर से बैठी दीप्ति को एक बिस्किट पकड़ाना इन्हें अपनी तौहीन लगता है। न जाने कैसी है इन बड़े लोगों की मानसिकता। मन हुआ कि यहाँ काम करना छोड़ दे, लेकिन यदि ये काम छोड़ देगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये कम से कम आवश्यकता पड़ने पर एडवांस तो दे देती है, अन्य से तो वो भी नहीं मिलता। सच, मजबूरी इंसान के आत्मसम्मान को खा जाती है। सावित्री काम समाप्त कर घर आई। दीप्ति कुछ बीमारी के कारण चुप हो गई थी। वो दुखी मन से घर का काम करने लग गई। जब दाल रोटी बनाकर दीप्ति को खिलाने के लिए आई तो देखा वो सो गई है। उसके नन्हे नन्हे गालों पर अपनी उंगलियों के निशान देखकर उसे न जाने क्या हुआ कि वो उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। आज पहली बार उसका हाथ इतनी जोर से दीप्ति पर उठा था। वो जानती थी कि दीप्ति अब जागने पर भी खाना नहीं खाएगी। बेटी भूखी सो गई तो भला वो कैसे खा सकती थी? उसने बना हुआ खाना ढककर रख दिया तथा दीप्ति के पास जाकर लेट गई। उसे स्वयं पर ग्लानि हो आई थी। कैसी माँ है वो, जो एक बच्चे का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है? ऐसे कैसे चलेगा जीवन? कैसे वो बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? कैसे वो उसे पढ़ाएगी लिखाएगी? आज की घटना ने उसकी हिम्मत तोड़ कर रख दी थी। आजीबाई के ना रहने के कारण उसे दीप्ति को साथ लेकर काम पर जाना ही था। वो बरामदे के बाहर बने अहाते में उसे छोड़कर काम करने लगी। कुछ देर तो वो चुपचाप बैठी रही, किंतु फिर बरामदे में लगी ग्रिल को पकड़कर खड़ी हो गई तथा वहीं खड़े खड़े लूसी को खेलता देखने लगी। लूसी कभी उसके पास जाने की कोशिश करती तो मेम साहब की कर्कश आवाज उसे उसके पास जाने से रोक देती। एक दिन वो भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाए बैठी थी कि दीप्ति ने उससे मासूमियत से पूछा, माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा, मैं भगवान से मांग रही हूँ कि वो तुझे खूब पढ़ाए लिखाए, खूब बड़ा आदमी बनाए। उसने नन्ही दीप्ति की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा था। मेम साहब के जैसा आंखों में बहुत ही जिज्ञासा थी। पहले तो वो उसका प्रश्न सुनकर चौंक उठी थी, फिर सही स्वर में बोली, हाँ बेटा, क्या मम्मी ऐसा कर सकती हैं? उसकी आवाज़ में आश्चर्य था। अवश्य कर सकते हैं, यदि सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए। तब तो हमारे पास भी बहुत सारे बिस्कुट होंगे मम्मी, खाने का बहुत सारा सामान होगा, हमारे साथ खेलने के लिए भी प्याली प्याली लूसी होगी। कहते कहते उसकी आंखों में भी अनजाने स्वप्न तिराए थे। पूजा पाठ से उसका मन उसी क्षण उठ गया था जिस क्षण ने उससे शशिकांत को छीना था। किंतु दीप्ति के उसकी कोख में आने के पश्चात एक बार फिर उसका संस्कारशील मन उसी ईश्वर की शरण में अनजाने झुकने लगा था। बार बार यही आवाज अंतर्मन से निकलती, हे ईश्वर, कम से कम इस बार मेरी बेटी पर किसी क्रूर ग्रह की छाया मत पड़ने देना। इस बच्ची को वो सब खुशियां देना जो मुझे नहीं मिल पाई। गरीबों का सहारा भगवान ही होता है। तभी वो एक अनजानी आस में सारे मान अपमान ये सोचकर चुपचाप पीती रहती है कि एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। समय आने पर आजीबाई के पोते महेश की भाग दौड़ के कारण दीप्ति को शहर के नामी स्कूल में दाखिला मिल गया था। स्कूल के खर्चे पूरे हो सके इसीलिए उसने एक काम और पकड़ लिया था। पहले वो सोचती थी कि जब उसकी बेटी पढ़ने जाएगी तो वो स्वयं उसका होमवर्क करवाएगी, उसे अपने हाथों से तैयार कर स्कूल भेजेगी। किंतु ज़्यादा पैसे कमाने की धुन में एक और जगह खाना बनाने का काम भी स्वीकार कर लेने के कारण अब दीप्ति के लिए उसके पास समय ही नहीं रह गया था। खाना बनाने के लिए उसे सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था। दीप्ति का टिफिन बनाकर वो आजीबाई को पकड़ा देती थी, वही उसे तैयार करके स्कूल भेजती थी तथा लौटने के पश्चात वही उसे खाना भी खिलाती थी। एक बार उसे परेशान देखकर वो बोली थी, बेटा, सुख दुख तो मानव जीवन के हिस्से है। सुख के पल तो सभी हंसते हंसते काट लेते हैं, लेकिन दुख के पलों को जो इंसान हंसते हंसते जी लेता है वही जीवन रूपी संग्राम में विजयी होता है।
अच्छे बुरे की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आजी बाई उसकी कुछ ना होकर भी आज उसकी सब कुछ थी। ये भी सच है कि यदि उसे उनका साथ नहीं मिला होता तो वो भटक जाती। घर आकर वो इतना थक जाती कि खाना बनाने के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं कर पाती थी। दीप्ति का दिमाग अच्छा था तथा जहाँ उसे थोड़ी बहुत समस्या होती महेश हल कर देता था। पिछले 3 सालों से वो अपनी कक्षा में प्रथम आ रही थी, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। उसकी जिंदगी चाहे जैसे भी कटे, किंतु बेटी को वो सुनहरा भविष्य दे पाए, यही उसका एकमात्र स्वप्न था। दीप्ति चौथी कक्षा में आ गई थी। स्कूल का वार्षिक समारोह था। दीप्ति भी एक प्रोग्राम में भाग ले रही थी। दीप्ति के विशेष आग्रह पर वो कार्यक्रम में गई। प्रोग्राम के पश्चात वो उसके पास अपनी एक मित्र के साथ आई। उसकी मित्र ने उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी मम्मी है। हाँ कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी छलक आई थी। हम तो सोचते थे कि तुम्हारी मम्मी ऑफिस में काम करती हैं, किंतु ये तो हमारे पड़ोस वाले घर में खाना बनाने का काम करती हैं। कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसका वाक्य पूरा होने के साथ ही दीप्ति का मुंह अपमान से लाल हो गया। वो कार्यक्रम अधूरा छोड़कर घर चली आई। घर आते ही दीप्ति ने कहा, माँ आप वहाँ काम करना छोड़ दीजिए। बेटा यदि मैं काम छोड़ दूंगी तो तुझे पढ़ाऊंगी कैसे? उसने उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा था, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किंतु फिर भी आदमी की इज्जत उसके द्वारा किए काम से ही की जाती है। यही सोचकर वो दीप्ति के स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज उसका मन रखने के लिए वो स्कूल चली गई थी। वही हुआ जिसका उसे सदा से अंदेशा रहा था। उस दिन के पश्चात दीप्ति खोई खोई रहने लगी थी। चुप रहने के साथ साथ स्कूल जाने में भी आनाकानी करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आजी बाई कहती, बेटी तेरी दीप्ति को न जाने क्या होता जा रहा है। कल पूछ रही थी, अम्मा भगवान किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है? मेरी माँ को क्यों इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है? बेटी है तो वो छोटी सी, किंतु बातें बड़ी बड़ी करने लगी है। मेरी बात मान, कुछ समय उसके साथ भी गुजारा कर। अन्य चाहे जितना भी कर ले, लेकिन जो छत्र छाया सुख और संतोष बच्चे को माँ के आंचल में मिलती है, वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है। आजी बाई की बातों पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि छोटे बड़े तथा अमीर गरीब की रेखा उसने स्वयं ही उसके मासूम मन में समय पर उठते अनगिनत प्रश्नों और इच्छाओं को पूरा न कर पाने की बेबसी में उसको समझाने के लिए अनजाने में खींच दी थी। अब वही छोटे छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न बनकर उसको परेशान करने लगे हैं। वो हीन भावना की शिकार हो रही है। उसे ही उसके मन की इस हीन भावना से मुक्ति दिलानी है। अतः वो उसका विशेष ध्यान रखने लगी थी। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करती, किंतु फिर भी सहज नहीं हो पा रही थी। पता नहीं उसके नन्हे मन में क्या चल रहा था, जिसे चाहकर भी वो समझ नहीं पा रही थी और ना ही निवारण कर पा रही थी। उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसके कारण पूछने पर वो बोली, माँ स्कूल में मन नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं, आप काम करना छोड़ दो। बेटा काम करना छोड़ दूंगी तो तुम्हारी फीस कैसे भरूंगी? लोगों की बात पर ध्यान ना देकर पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ लिख कर जब तुम बड़ी ऑफिसर बनोगी तो जो लोग आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं वही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। उसने उसे सैल्यूट मारते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो समझ नहीं पाई थी कि वो उसकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराई है या उसकी बात में छिपे अर्थ को समझकर। उसका सामान्य व्यवहार देखकर वो भी सहज हो चली थी। उसे लगा कि उन पर छाए गहरे काले बादल छटने लगे हैं। एक दिन वो काम करके लौटी तो देखा वो भगवान के सामने बैठी है। उसको सरप्राइज देने के विचार से चुपके से उसके पास जाकर उसकी आंख बंद करने ही वाली थी कि कुछ स्वर उसके कानों में पड़े, हे भगवान, अगले जन्म में मुझे किसी अमीर के घर में ही पैदा करना, गरीब के घर में नहीं। बार बार दोहराते इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद आज फिर किसी ने उसके दिल को पीड़ा पहुंचाई थी। उसका कथन उस पीड़ा का ही उद्गम था,
किंतु दीप्ति के अंतर्मन की आवाज़ सुनकर सावित्री जड़ हो गई। एक अनकही पीड़ा से उसका शरीर सुन्न हो गया था। सावित्री को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाए। बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, उनसे जो भी कहा जाता है वो मान लेते हैं। सावित्री अपनी बेटी के पास बैठ गई। दीप्ति बेटा, आज मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना। अमीर किसी अमीर घर में जन्म लेने से नहीं बनते हैं, बल्कि उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार समझाई है, आज मैं तुम्हें ये बात आखिरी बार बता रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ ये काम करना छोड़ दे, तो उसके लिए अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी और पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाओगी, तो मैं सबके घरों में काम करना बंद कर दूंगी। मम्मी, आप सच बोल रही हो? अगर मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाऊंगी, तो तुम सबके घरों में काम करना बंद कर दोगी? हाँ दीप्ति बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ठीक है मम्मी, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी, जिससे आपको लोगों के घरों में काम ना करना पड़े। अब दीप्ति ने अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मम्मी के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। स्कूल में जब दीप्ति का उसकी मम्मी को लेकर कोई मजाक उड़ाता, तो वो सबसे साफ साफ कह देती, तुम लोगों को मेरी और मेरी मम्मी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन ऑफिसर बन जाऊंगी और फिर मेरी मम्मी सबके घरों में काम करना बंद कर देगी। देख लेना तुम लोग। दीप्ति की बातें सुन उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बड़ी आई ऑफिसर बनने वाली, घर में खाने के लिए खाना नहीं है और बनेगी ऑफिसर। मम्मी सबके घरों में झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन करती हैं और ये ऑफिसर बनने के ख्वाब देखती हैं। आज दीप्ति को उन सब की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी मम्मी ने जो समझाया था वो उसे बहुत अच्छी तरह से याद था। अब दीप्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी, जिसे देखकर सावित्री को बहुत ही सुकून मिलता था। समय के साथ साथ सावित्री ने एक दो घरों में और काम बढ़ा लिया था, क्योंकि जैसे जैसे दीप्ति बड़ी हो रही थी, उनके खर्च भी तो बढ़ रहे थे। आज दीप्ति का 12th कंप्लीट हो गया था। उसने बहुत अच्छे नंबर से 12वीं पास की। दीप्ति ने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, इसीलिए उसे 2 दिन के बाद पुरस्कार दिया जाना था, जिसमें दीप्ति की मम्मी को भी बुलाया गया था। दीप्ति को जब पुरस्कार दिया गया, तो उसने अपनी मम्मी को स्टेज पर बुलाया और कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि मेरी मम्मी का है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। सावित्री को आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। माँ बेटी दोनों स्टेज से नीचे आ गई थी। तभी उन्होंने देखा कि दीप्ति की बुआ और फूफा भी वहीं पर खड़े हुए थे। दीप्ति अपने बुआ फूफा को देखकर बहुत खुश हो गई थी और दौड़कर अपनी बुआ के गले लग गई। सोनम ने अपनी सावित्री भाभी को गले से लगा लिया और बोली, भाभी आप लिख के रख लो, एक दिन दीप्ति आपका नाम रोशन करने वाली है। तो सावित्री ने उससे कहा, ये सब आप लोगों के साथ की वजह से है। अगर आपने उस समय हमें सहारा नहीं दिया होता, तो पता नहीं हमारा क्या होता। दीप्ति अपने बुआ और फूफा को लेकर घर आ जाती है। सावित्री ने अपनी ननद और नंदोई के लिए उनका फेवरेट खाना बनाया। सबने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी बातें की। अगले दिन वो दोनों अपने घर वापस चले गए। सावित्री जहाँ पर काम करती थी, उन लोगों को भी पता चल गया कि उसकी बेटी अपने स्कूल में फर्स्ट आई है, इसीलिए सबने सावित्री को बधाई दी। अच्छी रैंक की वजह से दीप्ति को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो बीए के साथ साथ अपनी सिविल की तैयारी भी करने लगी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ दीप्ति की सिविल की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई थी। कुछ समय के बाद यूपीएससी का फॉर्म आया और दीप्ति ने वो फॉर्म डाल दिया और अब उसका पूरा फोकस यूपीएससी के एग्ज़ाम पर ही था। लगभग 2 महीने के बाद उसका यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ, जो उसने बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लिया था। अब उसने मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। सावित्री भी अपनी दीप्ति बेटी का पूरा सपोर्ट कर रही थी। वो एक माँ होने के सारे फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती थी, लेकिन उसने अपनी बेटी की वजह से दूसरी शादी नहीं की।
उसने दूसरी शादी करने की जगह अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला किया। कहते हैं मेहनत करने वाले इंसान को समय का पता ही नहीं चलता, और वही सावित्री के साथ हो रहा था। 2 दिनों के बाद दीप्ति का मुख्य परीक्षा का पेपर था। उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसने सुकून के साथ पेपर दिया। पेपर देकर जब घर वापस आई तो सावित्री ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा पेपर कैसा गया? अपनी माँ की बात सुनकर दीप्ति मुस्कुराई और बोली, मम्मी आप अपना काम छोड़ने की तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी बेटी बहुत जल्दी ऑफिसर बनने वाली है। मम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है, और अब दीप्ति को वैसे भी अपनी मम्मी के काम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उम्र के साथ साथ इतना तो समझ गई थी कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। दीप्ति जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत ही समझदार हो गई। अब तो दीप्ति को अपनी माँ और उसके काम पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। कुछ समय के बाद दीप्ति का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया और उसका मुख्य परीक्षा में भी सिलेक्शन हो गया था। सावित्री खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सभी लोगों से बधाइयाँ दे रहे थे। कुछ समय के बाद दीप्ति ने अपना इंटरव्यू भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया और अब फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, और आज दीप्ति एक आईपीएस ऑफिसर है। दीप्ति ने अपना ज्वाइनिंग लेटर अपनी माँ के हाथों में रख दिया और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आपने एक दिन कहा था कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगी तो आप ये लोगों के घरों में काम करना बंद कर दोगी। तो देखो आज आपकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई है। अब आप क्या करना चाहोगी? तभी पीछे से दीप्ति की बुआ सोनम की आवाज़ आई, दीप्ति जब तुम एक ऑफिसर बन गई हो तो फिर भाभी को काम छोड़ देंगी? नहीं बुआ, मैं मम्मी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी के इसी काम की वजह से हूँ। इसीलिए हमें मम्मी के काम का सम्मान करना चाहिए, जो मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। हाँ, जब मैं छोटी थी और मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाया करते थे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे मम्मी के काम से बहुत ही खुशी मिलती गई थी। और मैंने हमेशा देखा है मेरी मम्मी अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी तभी छुट्टी लेती थी। आज सोनम को दीप्ति की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, और सावित्री भी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। सावित्री ने अभी तक अपने काम को लेकर कोई जवाब नहीं दिया था। क्या सावित्री अब लोगों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करना छोड़ देगी? और अगर छोड़ भी देगी तो फिर दीप्ति की शादी के बाद उसके साथ क्या होगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।